जब हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो एक बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मैं जोर देकर कहता हूं कि आपको अपनी प्राइवेसी के लिए ओपन सोर्स फोन लेना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई कमेंट जरूर करता है कि फोन तो वैसे भी सुरक्षित नहीं होते। और फिर ऐसे लोग मुझे फोन की सिक्योरिटी से जुड़ी दिक्कतों पर ज्ञान देने लगते हैं। और सच कहूं तो ये लोग गलत भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब मैं खुद आपको यह भरोसा नहीं दे सकता कि आपका फोन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, तो आप मेरी बातों को क्यों सुने? असल में मैं फोन की सिक्योरिटी के उन हिस्सों पर ज्यादा फोकस नहीं करता जो ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा टेक कंपनियों और सरकार की बड़े पैमाने पर की जा रही निगरानी पर होता है। मुझे लगता है कि यह प्राइवेसी के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत किसी व्यक्ति को टारगेट करने वाले हमलों के। हम सबको प्राइवेसी चाहिए और हम सब चाहते हैं कि हमारे फोन में कुछ बेसिक सिक्योरिटी हो, भले ही हम आम यूजर्स हो। लेकिन कुछ लोग जैसे एडवर्ड स्नोडन, जूलियन असांज, विसलब्लोअर्स, जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिशियन और वो लोग जो जासूसी की दुनिया में हैं, या फिर शायद कुछ अपराधी जैसे ड्रग डीलर्स, उन्हें बहुत ऊंचे लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत होती है। और फिर कुछ फेमस लोग जैसे जेफ बेजोस, जिनकी न्यूड फोटोज से ब्लैकमेलिंग होती है, या फिर जमाल खशोगी, जिन्हें सऊदी सरकार के खिलाफ बोलने पर मार दिया गया। इन दोनों केसों में माना जाता है कि एनसो ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर से उनके फोन हैक किए गए थे। अगर आप किसी देश के दुश्मन हैं या किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं, तो पुलिस आपके फोन को लेकर उस पर मौजूद सारी फाइल्स निकाल सकती है, या फिर रिमोटली भी कोई हैक कर सकता है। अब मैं साफ कर दूं कि आम इंसान को इन थ्रेड्स की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस होते हैं। लेकिन मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद तय कर सकें कि क्या ये खतरे आपके लिए भी हैं या नहीं। मैं नहीं चाहता कि फोन को लेकर आपको अधूरी जानकारी मिले। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फोन की सिक्योरिटी से जुड़ी बात करेंगे, बिग टेक की प्राइवेसी थ्रेट्स को छोड़ते हुए। मैं फिर दोहराता हूं, आम आदमी सिक्योरिटी टारगेट नहीं होता और फोन को हैक करना आसान नहीं होता। आईफोन या ग्राफीन ओएस जैसे सिक्योरिटी फोकस्ड फोन का पूरा मकसद होता है कि आप फोन में सारा डेटा डालें और फिर उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। जबकि मैं तो यही कहता हूं कि जो लोग प्राइवेसी को लेकर सच में गंभीर हैं, उन्हें शुरू से ही फोन में कम डेटा रखना चाहिए। अब अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी का डेटा फोन में भर लिया है, तो हां, फिर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो आज हम सिक्योरिटी के उस पहलू पर बात करेंगे और उन खतरों को समझेंगे जो आपके लिए जरूरी है। जब सरकार को आपके फोन तक फिजिकल एक्सेस मिलती है, डेटा एक्सट्रैक्शन वाला मामला, अगर आप एयरपोर्ट पर हैं और वहां पुलिस या एजेंसी आपका फोन ले लेती है, तो क्या वो आपका डेटा निकाल सकते हैं? जवाब है हां। और वो कितना डेटा निकाल सकते हैं, ये BFU, AFU और FFS जैसे शब्दों पर निर्भर करता है। आजकल के फोन में FBE फाइल बेस्ड एन्क्रिप्शन होता है। जब आप फोन अनलॉक करते हैं पिन, पासवर्ड, फेस आईडी या फिंगरप्रिंट से, तो फोन एक लंबा एन्क्रिप्शन की जनरेट करता है, जिससे आपकी फाइल्स सुरक्षित रहती हैं। अगर फोन एक बार अनलॉक हो गया है, फिर चाहे वो लॉक स्क्रीन पर हो, आपकी फाइल्स डिक्रिप्टेड यानी खुली हुई रहती हैं। इसे AFU आफ्टर फर्स्ट अनलॉक कहते हैं। सेलिब्राइट जैसी कंपनियों के पास ऐसे टूल्स होते हैं जो AFU स्टेट में फोन से ज्यादातर डेटा निकाल सकती हैं। और अगर फोन पूरी तरह से अनलॉक है, तो पूरा डेटा निकाला जा सकता है। इसे FFS फुल फाइल सिस्टम कहते हैं। ग्रेशिफ्ट नाम की कंपनी का ग्रेकी नाम का प्रोग्राम फोन का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करके पूरा फोन अनलॉक कर सकता है, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड। अगर आप अपना फोन रिबूट कर दें, तो फोन BFU बिफोर फर्स्ट अनलॉक स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट में बहुत कम डेटा एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर इमरजेंसी हो तो फोन को रिबूट जरूर करें, भले ही ग्रे की से बचाव ना हो। कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर फोन की मेमोरी को फ्रीज कर दिया जाए, तो मेमोरी में मौजूद डेटा बाद में एक्सेस किया जा सकता है। ये सब एन्क्रिप्शन कीज और मेमोरी निकालने की तकनीकें हैं। सरकार जब फोन वापस दे दे, लेकिन अगर कोई सरकारी एजेंसी आपके फोन को एक्सेस करके वापस कर दे, तो हो सकता है कि फोन में मेलवेयर डाल दिया गया हो। फिजिकल एक्सेस के दौरान फोन में सीक्रेट एप्स, कीलॉगर, ट्रोजन या रूट लेवल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये सब एक एवरेज हैकर के बस की बात नहीं है। ऐसे केस में फोन का कस्टम रोम दोबारा इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि फोन बेच दो और नया खरीद लो। आपके जानने वाले लोगों द्वारा फिजिकल अटैक, अगर आपका एक्स दोस्त या जानने वाला आपके फोन तक पहुंच गया हो और उसे आपका पिन पता हो, तो वो भी फोन में स्पाईवेयर डाल सकता है। ऐसे में फिंगरप्रिंट लॉक ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि वो नोटिस करना मुश्किल होता है। फेस आईडी कई बार फेल हो जाती है। हालांकि बायोमेट्रिक पासवर्ड्स को लेकर कानून अलग है, जैसे US में 4th अमेंडमेंट। अगर कोई सही पासवर्ड डाल दे, तो फिर उसके पास पूरा एक्सेस होगा रूट, ट्रोजन, स्पाईवेयर सब। मॉडर्न हैकिंग स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होती हैं। ज्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं जो पेड स्पाईवेयर एप्स यूज करते हैं, जैसे पेरेंटल ट्रैकिंग एप्स। रोम रीइंस्टॉल करने से ऐसे मामलों में निपटा जा सकता है। लेकिन अगर फोन रूट हुआ है, तो फैक्ट्री रिसेट भी काम नहीं करता। वैसे रिसेट पहली कोशिश होनी चाहिए। अगर रूट लेवल पर कुछ बदला गया है, तो वेरीफाइड बूट ब्रेक हो जाएगा और आपको वार्निंग मिलेगी।
ग्राफिन ओएस या ईओएस जैसे ओएस में वेरीफाइड बूट रहता है, इसलिए अगर बूट पर कोई वार्निंग मिले तो ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट अटैक और फुल डिक्रिप्शन, ये वो अटैक है जो आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर करता है, खासकर उन देशों में जहां सरकारें अपने नागरिकों पर भारी निगरानी रखती हैं, जैसे चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब आदि। यहां अटैक का तरीका होता है कि सरकार आपको मजबूर करती है कि आप कोई ऐप डाउनलोड करें ताकि आप किसी सरकारी सेवा को एक्सेस कर सकें, और वो ऐप आपके डिवाइस में एक फेक रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देता है। मैंने रूट सर्टिफिकेट अटैक के मैकेनिज्म को अपनी एक पुरानी वीडियो में समझाया था, लेकिन आसान भाषा में कहूं तो ये फेक सर्टिफिकेट इंटरनेट पर आपके टीएलएस एन्क्रिप्शन को तोड़ देता है, जिसके पास उस रूट सर्टिफिकेट की प्राइवेट की होती है। जैसे कि देश के इंटरनेट राउटर्स, वो आपके इंटरनेट डेटा को प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सकता है और मास सर्विलांस कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि कोई व्यक्ति फिजिकली आपके फोन में फेक रूट सर्टिफिकेट डाल दे, और यह बिना किसी ऐप के भी हो सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और तरीका यह है कि यह फेक सर्टिफिकेट किसी एंटीवायरस ऐप के जरिए भी इंस्टॉल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अवास्ट ऐसा करता है। अगर किसी के पास उस प्राइवेट की एक्सेस है तो अवास्ट यूजर्स की जासूसी हो सकती है। तो यह तरीका भी मास सर्विलांस या टारगेटेड अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिमोट हैकिंग अटैक। अब बात करते हैं रिमोट हैकिंग की, जैसे एनएसओ ग्रुप का पेगासस। ये कोई आम हैकर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। पेगासस जैसे हैकिंग टूल आम लोगों को नहीं बेचे जाते, ये सिर्फ सरकारों को बेचे जाते हैं। हालांकि बड़े कॉर्पोरेशंस इसे खरीद सकते हैं। माना जाता है कि पेगासस का एक अटैक कम से कम कॉइन मिलियन, करीब 8 करोड़ रुपए का पड़ता है। तो सवाल यह है, क्या आप किसी के लिए इतने कीमती हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एक्स पेगासस से आपको हैक करेगा, तो आपको हकीकत में लौटने की जरूरत है। पेगासस एक नो क्लिक अटैक है, यानी आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना होता, फिर भी वो आपके फोन में घुस जाता है और डेटा निकाल सकता है। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज के जरिए ऐसे हमले होते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन में ऐसा बग जिससे मेमोरी लीक होती है और उस जगह से मालवेयर अंदर जाता है। अब तक पेगासस का इस्तेमाल ज्यादातर पत्रकारों और सरकार विरोधी लोगों के खिलाफ हुआ है। अभी तक ऐसा कोई केस पब्लिक में नहीं आया है जिसमें अमेरिका ने इसे यूज किया हो, लेकिन हो सकता है कि उनके पास भी ऐसे टूल्स हों। माना जाता है कि पेगासस ईमेल, एसएमएस या आई मैसेज में आए अटैचमेंट के जरिए आता है। इसी को रोकने के लिए एप्पल ने एक ऐसा मोड लाया जिसमें सारे अटैचमेंट ब्लॉक हो जाते हैं। रिमोट अटैक SS7 के जरिए। SS7 एक अलग ही वीडियो का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। SS7 फोन नेटवर्क का वह आर्किटेक्चर है जिससे आपके फोन के बेसबैंड मॉडेम को कंट्रोल किया जाता है। इस चैनल का इस्तेमाल कॉल, टेक्स्ट फॉरवर्डिंग जैसे कामों के लिए होता है। आपका फोन SS7 के जरिए साइलेंट टेक्स्ट्स भी रिसीव कर सकता है जो आपको पता भी नहीं चलने देती। सिम जैकर जैसे अटैक से यह पता चला कि सिम कार्ड में छिपे इंटरफेस को ऐसे टेक्स्ट के जरिए एक्टिव किया जा सकता है और कॉल टेक्स्ट को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इस तरह के अटैक से हैकर आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली टेक्स्ट भी चुरा सकते हैं और फिर आपके बैंक अकाउंट्स या सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे वो आपके फोन की लोकेशन भी पता कर सकते हैं टावर ट्रायंगुलेशन के जरिए। हालांकि यह सटीक नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर जगह पता चल जाती है। SS7 अटैक आम हैकर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के क्रेडेंशियल्स या सरकारी एक्सेस चाहिए होता है। बेसबैंड मॉडेम पर थ्योरेटिकल अटैक। कुछ मामलों में बेसबैंड मॉडेम पर डायरेक्ट अटैक भी हो सकते हैं, जिससे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड या iOS तक पहुंचा जा सकता है। एक्सिनोस सॉक वाले सैमसंग फोन में ऐसा एक मामला पड़ा था जिसमें एक फाइल भेजी गई थी। क्योंकि मेनोस और मॉडेमॉस मेमोरी साझा करते हैं, तो ऐसे में जीरो डे के जरिए मॉलवेयर मॉडेम से मेनोस में ट्रांसफर हो सकता है। कई बार OTA ओवर द एयर अपडेट के जरिए भी मॉडेम को अपडेट किया जाता है। अगर उस अपडेट में स्पाईवेयर है तो वो भी खतरा बन सकता है। सप्लाई चेन अटैक एक और बड़ा खतरा है। सप्लाई चेन अटैक यहां सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में छिपे मालवेयर को किसी इंजीनियर ने जान बूझकर डाला हो सकता है। यहां तक कि जो फोन ओपन सोर्स हैं उनमें भी ब्लॉब्स होते हैं, यानी ऐसे बाइनरी फाइल्स जिनका कोड हमें नहीं दिखता, जैसे कैमरा ड्राइवर, सेंसर, पावर मैनेजमेंट ड्राइवरें सब कंपनियों जैसे ब्रॉडकॉम से आते हैं, न कि लिनक्स से। अगर कोई कैमरा ड्राइवर ऐसा लिखा गया हो कि वो लाइव इमेज इंटरनेट पर भेजे तो खतरा है। ऐसी लिनक्स जैसे फीचर्स ऐसे खतरों को रोक सकते हैं, क्योंकि हर ड्राइवर को सीमित परमिशन मिलती है। लेकिन अगर 2 ड्राइवर आपस में छुपकर बात कर रहे हो तो वो ऐसी लिनक्स से बच सकते हैं। और अगर कोई क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग या TSMC जैसी कंपनी में बैठा इंजीनियर ऐसा हार्डवेयर बना दे जिसमें पहले से स्पाईवेयर हो, तो उस खतरे को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इस तरह के अटैक 3 लेटर एजेंसियों जैसे NSA से जुड़ते हैं। इनका इतिहास है खासकर राउटर कंपनियों के साथ। IMSI कैचर अटैक, स्टिंगरे। ये एक पुराना तरीका है जिसमें स्टिंगरे डिवाइस का इस्तेमाल होता है जो IMSI कैचर कहलाता है। यह एक रेडियो डिवाइस है जो आपके फोन के सिग्नल को बीच में रोककर कॉल सुन सकता है।
अब ये ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि आजकल पुलिस सीधे ब्राउजर के जरिए कॉल स्टेप कर सकती है, लेकिन ये डिवाइस ये पता लगाने के काम आता है कि किसी खास जगह पर कौन कौन मौजूद है, यानी जियो फेंसिंग। इसका इस्तेमाल आजकल फॉग डेटा साइंस, अनोमली 6, गूगल सेंसर वॉल्ट जैसी सर्विसेज कर रही हैं, और ये सब कोर्ट में इस्तेमाल हुए हैं। असल खतरा क्या है? भगवान का शुक्र है मेरे फोन कभी हैक नहीं हुए, जबकि मैं खुद टारगेटेड इंसान हूं, हालांकि ज्यादातर हैकर्स द्वारा, सरकार द्वारा नहीं। मैं कुछ चीजें करता हूं जिससे मेरा रिस्क कम हो जाता है, जैसे मैं कभी फोन में ज्यादा डेटा नहीं रखता। मेरी फोटोज सिर्फ कुछ दिन पुरानी होती हैं और फिर मैं उन्हें सिनोलॉजी सर्वर पर बैकअप कर देता हूं। मैं बहुत कम ऐप्स यूज करता हूं और कभी भी अटैचमेंट नहीं खोलता। आजकल के स्मार्टफोन एआई कंपेनियन को प्रमोट कर रहे हैं जो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है वो भी स्कैन करता है, जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने ओएस में करते हैं। सिर्फ ओपन सोर्स ऑस ही हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई मेरा फोन चुरा ले तो भी उसे मेरे पुराने डेटा की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा खतरा क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए असली खतरा है फिजिकल एक्सेस, यानी आपका एक्स या कोई जानकार जिसे आपका पिन पता है। बस एक बार अगर फोन अनलॉक हो गया तो सारा डेटा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सरकार से बचने के लिए तो बड़ी बड़ी टेक्निक लगती है। आम इंसान को तो बस पिन को प्राइवेट रखना और फिंगरप्रिंट जैसे प्रोटेक्शन यूज करना ही काफी है। आखिरी बात, मैंने आपको फोन की सिक्योरिटी के सारे पहलू बता दिए हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और असली खतरे को भूल जाते हैं कि एप्पल, गूगल, फेसबुक पहले से आपका सारा डेटा देख रहे हैं। उन्हें आपके फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपका प्रोफाइल पहले ही बना रखा है। इसीलिए मैं प्राइवेसी पर ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि सिक्योरिटी अटैक सिर्फ 1% लोगों पर होता है, लेकिन प्राइवेसी अटैक 99% लोगों पर। अगर आप ओपन सोर्स फोन यूज करने लगते हैं तो आप उस 99% की कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं और फिर सिक्योरिटी पर काम करना सिर्फ एक एक्स्ट्रा फायदे जैसा हो जाता है। आभार और समुदाय। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें हैक किया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई आपको दिखा न दे कि उसने आपका कौन सा डेटा चुराया। और जरूरी नहीं कि वो डेटा आपके फोन से आया हो, वो इंटरनेट से भी आ सकता है। मैं 100% कह सकता हूं कि बिग टेक के पास पहले से आपका बहुत सारा डेटा है। एक फॉलोअप वीडियो में मैं इन मुद्दों को और गहराई से समझाऊंगा